अगर गलती से भी ऐसी गलती किन्होंने की, हम चप्पल बजाएँगे। मैं तो यहाँ से अगर भाजपा के प्रवक्ता आपको सुन रहे होंगे साक्षी जी, बहुत प्रेम से हम बोलेंगे कि जो गाली प्रेम शुक्ला जी ने सुरेंद्र राजपूत जी की माँ के लिए इस्तेमाल की और वो सुन लिए, ये हम नहीं सुनेंगे। और दूसरी बात सिर्फ सुनना ही नहीं, अगर गलती से भी ऐसी गलती किन्होंने की, हम चप्पल बजाएँगे। कहाँ चले थे विश्वगुरु बनने, कहाँ विक्टिम बन गए। बकायदा उस इंसान पे एफआईआर दर्ज है, SC/ST थाने में दर्ज है, लेकिन आज तक टिल नाउ अभी तक जब मैं आपके साथ बैठी हूँ उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एंकर बहुत पहले से करना शुरू कर दिए थे मोदी जी के पक्ष में भावुक अपील, तो वो उनका नैरेटिव फेल हो गया था। मुझे जो खबर आई है उड़ते उड़ते वो ये है कि हो सकता है कि चुनाव से जस्ट पहले हमें दोबारा से बैन किया जाए, या फिर जिस दिन चुनाव संपन्न होगा उस दिन भाजपा बैन करवाएगी। मुझे क्यों बैन किया बीजेपी ने? मैं तो बीजेपी की प्रवक्ता नहीं, उनको गलतफहमी हुई है कि बीजेपी नहीं मान रही है। मैडम, मैं आपको नहीं बैठा सकता। मुझे लगता है कि हमारा होना ही वहाँ उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। टिल इलेक्शन आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं को बैन किया जाएगा। आप हमें हमारे उम्र से आंकोगे। एक इकोसिस्टम है, एक इको चैम्बर है, जहाँ पर बोलने वाले भी वो, सुनने वाले भी वो, मजाक करने वाले भी, एक ही तबके के लोग, लड़ने वाले भी। मैं बोली देखो भैया, रील्स बनाने का शौक नहीं है, ठीक है, और आपके चैनल पे रील्स बनाने क्या ही आऊंगी मैं। सोशल मीडिया का जो हाल है, इनके जो ट्रोलर्स है ना, तथा कथित ये एकदम ट्रोलर्स का गैंग बना लिया। आप जुड़ जाइए 7 बजे वाले डिबेट में, 9 बजे हम लोग कंचना जी को लेंगे। तो हम बोले 7 बजे वाले में आप कंचना जी को लीजिए, 9 बजे हम जुड़ेंगे। अच्छा, ताकि इंश्योर हो ना कि आपने बैन हटाया कि नहीं हटाया। हाँ, और मुझे फोन नहीं आया था, फिर मुझे फोन नहीं आया 7 बजे के लिए, फिर प्रियंका भी 9 बजे नहीं जुड़ी, मतलब मुझे फोन नहीं। फीमेल एंकर्स के साथ ज्यादा मैं ऐसा महसूस करती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, पर मतलब वो कभी इस तरीके से सपोर्टिव वे में नहीं दिखते। कारण आपके पास 10 सेकंड है, लिटरली मैंने पता है क्या क्या उस डिबेट में बोला, 1 2 3 4 बोला, हो गए 10 सेकंड खत्म, आगे बढ़िए। सेकंड में और क्या करूं? कि वो जो सबसे तेज चलने वाला चैनल है ना, मैं एक बार उस पर थी, सब पे डेटा पे सवाल पूछ रही है। जब मेरे पास आया तो क्या कह रही हैं कि आपको क्या लगता है जंगल राज इस बार भी मुद्दा बनेगा? फिर मैंने उनको जो डेटा पे, क्योंकि डेटा पे मेरा काम है PhD, मैंने उनको डेटा पे, उन्हीं के डेटा पे इतना लताड़ा कि वो क्लिप फिर वायरल हो गया। क्योंकि आप हमारा स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हो वहाँ पे। अब मैं जो एक्टिंग कर रही हूँ, आप समझ जाएंगी कौन है वो। कंचना जी, ये ठीक है, लेकिन भैंस पर डिबेट, भैंस को लाने की क्या जरूरत थी? उनका जो वो है सवाल पब्लिक का, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया कि सवाल पब्लिक का है, लेकिन आप सवाल भैंस का क्यों पूछ रही हैं? आपका शो तो सवाल पब्लिक का है, तो ऐसा क्यों नहीं करती है कि अपना शो का नाम चेंज करा के सवाल भैंस का करवा लीजिए, फिर मैं भैंस का जवाब दूंगी। मैंने देखा है ना कि कहीं ना कहीं आपसे ना, आप किस लेवल का सवाल पूछा जाएगा आपसे, उससे भी आपका स्टैंडर्ड तय करती हैं ये जो फीमेल एंकर होती हैं। आप लोग के अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है। और उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के 3 प्रमुख नेतागण हैं, जिसमें एक सम्राट चौधरी जो कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं गाली दे देकर सदन तक पहुंच गया, एक दिलीप जायसवाल जो कहते हैं कि मेरे पास तो गालियों का डिक्शनरी है, और एक विजय सिन्हा जी, ये तीनों व्यक्तियों के समक्ष उस गालीबाज, उस महिला का अपमान करने वाले व्यक्ति को माला पहनाया गया। 10 दिन पहले जब मोदी जी बिहार आए थे, तो यही आशुतोष कुमार बिल्कुल एयरपोर्ट, यानी जहां प्लेन रुकती है वहां जाकर के, समझिए उसकी पहुंच कहां तक है, वहां तक जाकर के वो मोदी जी को रिसीव करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। आज मेरे साथ वो 3 ऐसी महिलाएं जो ये जानते हुए कि वो इस गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएंगी तो उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, वो जानती हैं कि उनका फेडर डाउन हो जाएगा, वो जानती हैं कि वहां पर जो एंकर बैठा होता है वो एक ऐसे एजेंडा के साथ बैठा होता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दिखाई देता है, वो जानती है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और हर बार उन्हें टोका टाकी की जाएगी। उसके बावजूद हिम्मत दिखाते हुए अपनी बात को जितने भी सेकंड उनको दिए जाए उसमें वो वहां पर जाकर बेबाकी से ऐसे रखती हैं कि पूरा गोदी मीडिया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी, जो एक तरह से उन चैनल के एडिटर इन चीफ बनकर बैठे हुए हैं, वो सब परेशान हो जाते हैं कि कैसे भी करके इन महिलाओं को यहां से हटाया जाए, बैन कर दिया जाए। क्या हुआ है ये आरजेडी की 3 महिलाओं के साथ, मैं इनको इस वक्त अपने साथ यहां पर बुलाकर आप लोगों को बताना चाहती हूं कि जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं,
इन लोगों को बात करते हुए देखते हैं, पीछे से क्या पॉलिटिक्स होती है और क्या क्या किया जाता है इन लोगों के साथ, उसको बताने के लिए हमारे साथ कंचना यादव जी मौजूद हैं। आरजेडी की बेहद ही बेबाक प्रवक्ता हैं, काफी लोगों की आंखों में खटकती हैं। प्रियंका भारती हैं, जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर न जाने क्या क्या वार कर जाती हैं जिसके बाद क्या हो रहा है उनके साथ वो हम इनसे जानेंगे। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ सारिका पासवान जी भी और जुड़ चुकी हैं, बिल्कुल, तो सारिका पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वो तीनों, ये पूरी जो है ना विमेन ब्रिगेड आपको बताएगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इनसे डरती है और क्यों डरती है, और उसकी वजह से ये एंकर्स भी उनके साथ क्या करते हैं। सबसे पहले तो मैं कंचना जी आपसे पूछती हूँ, क्योंकि प्रियंका जी तो बहुत पहले से ही बहुत ही लोगों को मुझे लगता है कि परेशान करती आ रही है, लेकिन लेटेस्ट इसमें जो एडिशन हुआ है वो आपका हुआ है। आपने ऐसा क्या कर दिया कि इस तरह की खबरें आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि आप लोग ब्लॉक हो जाए, बैन हो जाए, बॉयकॉट हो जाए आपका, आप ना आए उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सामने, क्या किया आपने ऐसा? देखिए साक्षी जी, अभी हुआ क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माँ को गाली दी गई। आपको भी मालूम है कि गाली देने वाले का संबंध ना आरजेडी से है ना तो कांग्रेस से है, ये पुलिस ने बोला है। एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एंकर, जैसा कि आपने बोला, गोदी चैनल के एंकर्स और संगी जो बैठते हैं, एनालिस्ट पैनलिस्ट जो भी आप उनको कहिए, वो मिलकर जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई, कृपया मुझे वोट करिए, अब माँ के गाली पर वोट मांगेंगे, ये जो माहौल क्रिएट होने की कोशिश हो रही है। तो जिस दिन मोदी जी को गाली पड़ी थी उसी दिन 3 डिबेट था और तीनों डिबेट में मैं गई और तीनों डिबेट ऐसा लग रहा था कि ये अपना एजेंडा बनाने में वो नाकामयाब हुए। कारण ये कि पब्लिक जानती है, ये देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से महिलाओं को लेकर अपशब्द बोले हैं, खासकर सोनिया गांधी जी को लेकर बोले हैं। जब हम एक के बाद एक बयान और बोलना शुरू किए और उसके बाद उनको बोले कि कहाँ चले थे विश्वगुरु बनने, कहाँ विक्टिम बन गए, उनको इतना ये तंज बुरा लगा, इतना तंज बुरा लगा कि एंकर्स तिलमिला गए। और मैं नोएडा से वापस लौट कर आती हूँ, मैंने बताया भी, कल किसी चैनल पे बात भी की और मैं बड़ी खुश थी कि नैरेटिव बनाने चले थे, आज तो ध्वस्त हो गए। होता है, एक खुशी होती है कि जब आप दूसरे के नैरेटिव को ध्वस्त करो, क्योंकि हम अपने पार्टी के लॉयर हैं और जब अच्छे से हम, क्या था उनका नैरेटिव? उनका नैरेटिव था कि आरजेडी और कांग्रेस और इस सब में गालीबाज हैं, कैसे मोदी जी की माँ को गाली दिलाएं, और ये भावुक अपील एक तरीके से। एंकर मोदी जी तो कल किए आज किए ना, एंकर बहुत पहले से करना शुरू कर दिए थे मोदी जी के पक्ष में भावुक अपील, तो वो उनका नैरेटिव फेल हो गया था। मैं आई, मैं बड़ी खुश थी कि चलो पार्टी की, हम प्रवक्ता लॉयर ही होते हैं, हमने बड़े अच्छे से धुलाई की। तभी धड़ाधड़ फोन आया कि मैडम आपने ऐसा क्या कर दिया चैनल्स पे जाकर, आपको अभी जस्ट फोन आया बीजेपी ऑफिस से कि आपको बैन कर दिया गया है। मैं बोली मुझे क्यों बैन किया बीजेपी ने, मैं तो बीजेपी की प्रवक्ता नहीं, उनको गलतफहमी हुई है। मैंने एग्जैक्ट यही लाइन बोला, मैं आरजेडी की प्रवक्ता हूँ, गलतफहमी के शिकार क्यों हो गए हैं, वो कौन होते हैं मुझे बैन करने वाले। बैन बनाई आरजेडी है, प्रवक्ता मुझे हमारे नेता बनाए हैं और उन्हीं का ये अधिकार है, तो बीजेपी कौन होती है मुझे बैन करने वाले। और सबसे बड़ी बात थी कि एक चैनल को नहीं, सारे चैनल को, तथा कथित निष्पक्ष जो कहे जाते हैं चैनल ना, वो भी। और नेक्स्ट डे हमारे पार्टी ने, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन शक्ति जी ने मुझे 3 जगह अलॉट किया और तीनों जगह से फोन आया कि बीजेपी नहीं मान रही है मैडम, मैं आपको नहीं बैठा सकता। तो मैं बोले बीजेपी क्यों नहीं मान रही है, और बीजेपी कौन होती है, मतलब बीजेपी नहीं मानेगी, वो इतनी विश्व, मतलब विश्व की सबसे, हाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप उनके प्रवक्ता नहीं ड्रॉप कर सकते, लेकिन आप आरजेडी के प्रवक्ता ड्रॉप कर देंगे और मुझे ड्रॉप कर देंगे। फिर मैं तो शाम को उसी दिन कम्युनिकेट कर दी थी, अपने पार्टी को कम्युनिकेट कर दी थी, ऐसा ऐसा हुआ। अभी फोन आया और उन्होंने बोला कि आपको ड्रॉप कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। और उन्होंने मुझे यह भी बताया कि आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं को बैन करने का पूरा प्रयास, मतलब टिल इलेक्शन आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं को बैन किया जाएगा। मतलब उसमें सारिका पासवान जी भी बैन, वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी ले लूं, क्योंकि ये जो आपने बात बोली प्रियंका जी, हाँ। ये महिला प्रवक्ता को बैन करना, मतलब ये पुरुषों के साथ तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आरजेडी के प्रवक्ताओं से दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये है कि आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं से दिक्कत है। ये महिलाएं, आप सब महिलाएं ऐसा क्या कर रही है वहां जाकर, ऐसा क्या बोल दे रही हैं कि उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा? साक्षी जी, मुझे लगता है कि हमारा होना ही वहां उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा।
बोलने से पहले तो हमारा होना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, क्योंकि एक इकोसिस्टम है, एक इको चेम्बर है, जहां पर बोलने वाले भी वो, सुनने वाले भी वो, मजाक करने वाले भी एक ही तबके के लोग, लड़ने वाले भी एक ही तबके के लोग, उसमें भी मेजॉरिटी में। तो पहले तो वही एक कहते हैं ना कि एक धराशायी हो जाता है, वो एक सॉफ्ट सा कोजी सा स्पेस था। अब उस सॉफ्ट कोजी स्पेस में जिनको आप अनटचेबल्स मान के रख रहे थे, वो सामने आ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, और ऊपर से मतलब सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे हैं, आपके भद्दे भद्दे आर्ग्यूमेंट्स को भी कहते हैं ना कि घुमा के आप ही के ऊपर वो प्रहार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत उनको अनकंफर्टेबल कर रहा है। और दूसरा कि पहले अक्सर ऐसा हो रहा था, मतलब कि बहुत ज्यादा ये अग्रेसिव थे हम सभी के ऊपर में, पर इनको लग नहीं रहा था कि मेरे मोनोलॉग को कोई तोड़ सकता है। यहाँ पर हम आ रहे हैं और हम सिर्फ इनसे तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, हर पर, चाहे वो पैनलिस्ट हो इनका, मतलब भाजपा का स्पोक्स पर्सन हो, वो कहते हैं ना कि किसी को बना करके लेकर के आते हैं ये लोग, वरिष्ठ ये वरिष्ठ वो कर करके, और साथ ही साथ एंकर्स, तो सबसे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि एक जो कंफर्ट स्पेस होता है उसका ब्रेक होना इनको ज्यादा चुभ रहा है। ऊपर से कि कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका जवाब एक कहते हैं ना कि तार्किक जवाब देता है, जिसका वो अकाट्य है, जिसको आप काट नहीं सकते हैं, तो वो टीस रह जाती है, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाए। तो ये हो सकता है कि बहुत विचलित। सारिका पासवान जी भी हमारे साथ हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है सारिका जी, और उस पूरे ट्वीट में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से महिलाओं को लेकर क्या क्या टिप्पणियां की हैं, उसमें उन्होंने जिक्र जो एक किया है वो मैं समझ रही हूँ आपके लिए किया है, कि उन्होंने कहा कि एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को साड़ी साया खोल सरेआम सड़क पर बलात्कार की धमकी दी, तो मोदी जी उसे सम्मानित करते हुए अपने जहाज तक बुलाते हैं। आपने जिस ट्विटर की बात की जहां हमारे नेता ने भी वो जिक्र किया जिस व्यक्ति के बारे में, मैं उस व्यक्ति के बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगी। और ये घटना 3 महीने पुरानी है और बकायदा उस इंसान पे FIR दर्ज है, SC/ST थाने में दर्ज है, लेकिन आज तक टिल नाउ, अभी तक जब मैं आपके साथ बैठी हूँ, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इस 3 महीने के अंतराल में जिस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि 200-300 रुपए में दूसरे के साथ सोने वाली औरत, तुम्हें साड़ी साया खोल करके सड़कों पे घुमाऊंगा, जिसके बदले में, और भी बहुत अन्य कई तरह की बातें उसने, इतना ही नहीं, मेरे कई ऐसे घर के मेरे पर्सनल वीडियोस भी उसने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किए, ना जाने उसे कहां से मिला, जिसमें मेरी बेटियां भी हैं, मेरा बेटा भी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वीडियोस हैं उसमें, और आपत्तिजनक उन पे भी टिप्पणियां करते हुए उसने वीडियो शेयर किया है। और उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के 3 प्रमुख नेतागण हैं, जिसमें एक सम्राट चौधरी जो कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं गाली दे देकर सदन तक पहुंच गया, एक दिलीप जायसवाल जो कहते हैं कि मेरे पास तो गालियों का डिक्शनरी है, और एक विजय सिन्हा जी, ये तीनों व्यक्तियों के समक्ष उस गालीबाज, उस महिला का अपमान करने वाले व्यक्ति को माला पहनाया गया। और इतना ही नहीं, 10 दिन पहले जब मोदी जी बिहार आए थे, तो यही आशुतोष कुमार बिल्कुल एयरपोर्ट, यानी जहां प्लेन रुकती है वहां जाकर के, समझिए उसकी पहुंच कहां तक है, वहां तक जाकर के वो मोदी जी को रिसीव करता है, अभिवादन करता है, और मोदी जी भी बकायदा एकदम झुक करके उसके अभिवादन को स्वीकार करते हैं। और लगातार अभी 2-3 दिन पहले की भी घटना है कि जदयू के भी एक बहुत बड़े मंत्री जो हैं और एक LJP की सांसद महोदय है, वो सभी का इस आशुतोष कुमार के घर आना जाना, डिनर, लंच एंड पार्टियां चलती रहती हैं। ये असल में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल जदयू का महिलाओं के प्रति सम्मान का विषय है। भाई मोदी जी को तो जिसने गाली दिया 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गया, और गिरफ्तारी भी उन्हीं लोगों ने करवाई जिसने आयोजन किया था और जिनके मन से ये काम हुआ। हम खंडन करते हैं, लेकिन तेरी माँ, मेरी माँ, ये तो नहीं हो सकता। माँ तो मैं भी हूँ, मैं भी इसी बिहार की माँ हूँ। मोदी जी ने बड़ा इमोशनल डायलॉग मारा कि छठी मैया बताएंगी। छठ मैया का तो आपने उतना पूजा नहीं किया होगा जितने साल मैंने छठी मैया के डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया है गंगा नदी में खड़े होकर के। मैं भी आज इस छठ मैया के पावन पर्व पे मैं भी उसी पानी में खड़े होकर के बोलूंगी छठ मैया को, माँ छठी मैया, आप अपनी इस बेटी का, इस माँ के अपमान का इन पिचासों से बदला जरूर लीजिएगा। लेकिन उस बीच में जिस तरह के ये शब्दों का इस्तेमाल किया, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था इनके, अब तो खैर MP भी नहीं है, लेकिन पहले तो MP भी था वो शख्स, रमेश बिधूड़ी, वो कैसे महुआ मोइत्रा के लिए छिनाल जैसे वक्त जो ना वर्ड्स लिख देता है।
हालांकि वो इतना एक्सट्रीम लिख दिया कि मुझे लगता है कि पार्टी से ही बोला गया कि भैया डिलीट करो, फिर उसने दोबारा ट्वीट किया और वो चीज हटा। लेकिन उसमें भी उन्होंने जिस तरह का जिक्र किया कि पैसे लेकर क्या क्या काम करती है, आप लोगों को लगता है कि जो राजनीति में महिलाएं हैं, आप लोगों को जिस तरह के अगर आपके सवालों के जवाब नहीं है तो उस तरह से सेक्सिस्ट ही नहीं, सेक्सुअलाइज करके, ऑब्जेक्टिफाई करके इस तरह से टारगेट किया जाता है, जो शायद आप ही की पार्टी, भले ही विपक्ष के लोग हो, उसमें पुरुषों को भी नहीं किया जाता। कंचना जी, जब आप वहां बैठते कि आपको लगता है कि वो सारे के सारे लोग मिलकर आप लोगों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, और वहीं तक सीमित नहीं है। आप अगर आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो पता चलेगा कि ठीक है, एक एंकर है, महिला है, लेकिन बाकी जो बुलाए गए हैं संघीय विचारक के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सब के सब वही संघ से इंपोर्ट किए गए हैं और सबको बैठाया गया, सब पुरुष होते हैं और उनको प्रॉपर बोलने का मौका दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा 30 सेकंड में आप अपनी बात खत्म करिए, 20 सेकंड में आप अपनी बात खत्म करिए। वहां तक तो ठीक है, मतलब एक तरीके से ना कितनी बार ऐसे हुआ है कि मतलब मैं तो नाम ले रही हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, मतलब उनके पास जब कोई जवाब नहीं बचता ना, साक्षी जी पता है क्या कहते हैं? अरे इनकी तो उम्र बहुत कम है, इनकी तो उम्र बहुत छोटी है, आपकी तो उम्र ही क्या है? मतलब आप हमें हमारे उम्र से आंकोगे, मतलब आप हमारे उम्र से आंक रहे हो, मतलब किस तरीके से आपको एक जो है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कम उम्र के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आपको कम उम्र का बता दिया जाएगा, आप तो तब पैदा ही नहीं हुई थी उसको लेकर बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा। और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हिस्ट्री जानने के लिए आपको औरंगजेब के जमाने में पैदा होना पड़ेगा या फिर बाबा हाँ के जमाने में? एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया पे औरंगजेब के जमाने में तो सुधांशु त्रिवेदी जी भी पैदा नहीं हुए थे। हाँ वही। और साक्षी जी, सोशल मीडिया का जो हाल है, इनके जो ट्रोलर्स है ना, तथा कथित ये एकदम ट्रोलर्स का गैंग बना लिए हैं। वो क्या करते हैं कि फेस लगा देंगे आपका, बॉडी लगा देंगे किसी और का। मैं एक तो फोटो मेरा था ही नहीं, इतना मतलब अश्लील फोटो था और उसको ट्रेंड कराया गया मेरे नाम से कि ये जो है भटूरे खा रही है, इस तरीके का फोटो लगाकर, जबकि मैं उसमें नहीं थी। और लेकिन जो नहीं जानता, जो नहीं देखा होगा और मिलता जुलता फेस इस तरीके से बना देंगे। तो ये सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह अगर महिला सामने आ रही तो सबसे पहले क्या करो, इसका करेक्टर असिसिनेशन करो। सबसे पहले क्या करो, ये बोलेंगे कि ये पार्टी में इतना ऊपर पहुंच कैसे गई, ये पक्का किसी इस तरह का लिखा जाता है हमारे लिए कि ये लोग पार्टी में इतने ऊपर कैसे पहुंच। इस तरह के शब्द और शक प्रियंका भारती पुरुषों के लिए तो नहीं होते हैं कि वो कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी ऊपर, या फिर क्या कर, मतलब क्या उन्होंने किया, किसके साथ वो थे, इस तरह के शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। आप लोगों के खिलाफ। हाँ साक्षी जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं छात्र राजनीति से ही, मतलब कहते हैं ना, राजनीति में जुड़ी हुई हूँ। छात्र आंदोलन के दौरान भी पीआई मूवमेंट हुआ, मैं पोस्टर ली हुई थी, पोस्टर में लिखा था तोड़ देंगे नोटों की जंजीरें, जो खींची शिक्षा पर लकीरें, चेंज करके उस पे बीजेपी के लोगों ने, तब जब मैं 2019-20 की बात कर रही हूँ, तब उन्होंने शेयर किया कि मैं इतने रेट की हूँ, मुझे खरीद लो। उस समय किया गया मेरे साथ। और फिर जब इस मेन स्ट्रीम में आए हैं तो लगातार कहते हैं ना कि राजनीति का स्तर हमने ऐसा ही देखा। प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था कि विपक्ष के लोग मुजरा करें, तो विपक्ष में क्या पुरुष ही हैं, महिलाएं हैं ना। तो अब तो खुले तौर पर विपक्ष की जितनी भी महिला नेत्री है या महिलाएं हैं, कार्यकर्ता है, सबको तो आप वैश्या कह रहे हैं। मुजरा कौन करता है? ये सवाल तो हम पूछते हैं। दूसरी बात की लगातार किसी भी महिला को 2 टके का बोलना, इसका मतलब होता है कि आप उसका बोली लगा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत इतनी ही है। और इतना ही नहीं होता है, जैसा कि कंचना जी ने भी कहा, फोटो ऑप्स करते हैं, पूरा फेस चेंज कर देते हैं, गंदी तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग को फिर किस तरह का सपोर्ट अपनी पार्टी से मिलता है? साक्षी जी, पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व, और खास करके मैं तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद करूंगी कि एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह हम सबों के साथ वो हमेशा से ही खड़े रहे और बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहे और डायरेक्ट वो खड़े रहे। मतलब ऐसा नहीं कि हमें इंतजार करना पड़ा कि कोई हमें सपोर्ट के लिए कोई फोन करे, नहीं। तेजस्वी जी ने हमेशा से ही पहले आगे बढ़ करके उन्होंने हम लोगों का एक मनोबल को हमेशा ऊंचा रखने का काम किया है। और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं आज उस दल में हूँ जहां मुझे महसूस होता है हर एक कार्यकर्ता वहां मुझे मेरे भाई के समान, मेरे दोस्त के समान, मेरे बड़े अभिभावक के समान। मतलब मैंने आज तक कभी अपने आप को, चाहे कितनी ही भीड़ हो, चाहे कितनी ही तंगी का माहौल रहे, मैंने कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करा। और उतनी ही ताकत, उतनी ही फ्रीडम हमें चैनल्स में भी जा करके अपनी बातों को रखने का दिया गया। पूरी फ्रीडम जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था आपके
बोलने के अधिकार को, उसी अधिकार को राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेताओं ने हमें भी दिया। आपको याद होगा साक्षी जी कि एक जी बिहार झारखंड का प्रकरण था जिसमें अभिषेक कत्याल नाम के एंकर ने मुझे स्टूडियो से बाहर निकाल दिया था और बड़े अपशब्द उसने मेरे खिलाफ बोला था और उसने आपने उस समय चलाया भी था, उसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और वैसा ही प्रकरण उस समय की बात थी कि जब मोदी जी ने कहा था कि 140 करोड़ जनता जो है वो मेरी भाई बहन है। मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया था और बोल दिया था कि 140 करोड़ जनता को अपना भाई बहन बोलने वाले मोदी जी, जो मणिपुर में जिन बहनों को नंगा घुमाया गया वो भी आपकी बहन थी। जो हमारे एंकर अभिषेक कत्याल को इतना ना गुजरा कि उसने कहना शुरू कर दिया कि आप मेरे स्टूडियो से निकल जाइए, गेट आउट गेट आउट गेट आउट करके उसने मुझे कहना शुरू कर दिया। तो ये मानसिकता जो है हमारे चैनल डिबेट में जो हमारे एंकर बैठते हैं उनकी होती है, उनकी सिर्फ उम्मीद यही होती है कि अगर वो तीखे प्रहार जैसे प्रश्न अगर हमारे ऊपर करें तो हम बड़े शालीनता के साथ या शर्म करके चुप होकर के सुन ले, लेकिन नहीं, आज हम शर्म नहीं करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि जो शब्द आपने मेरे लिए इस्तेमाल किया गया है वो मुझे शर्मसार नहीं कर रहा है, वो आपको शर्मसार करने वाले शब्द हैं। अभी 3 दिन पहले की घटना है, इसी घटने पे बात हो रही थी जो मोदी जी ने जो अभी एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का कोशिश किया, हालांकि वो उन्होंने अपनी खुद ही भद पिटवा ली अपनी माँ को ला करके राजनीतिक मंचों पे, लेकिन सेम वही एंकर जो जी बिहार झारखंड पे था अभिषेक कत्याल ने बड़ी भद्दी बातें उसने बोली, उसने तो मेरे चरित्र तक पहुंच गया। और उस पूरे डिबेट को जो 8 बजे रात में होती है बाद विवेक नाम की, उसने अपलोड तक जरूरी नहीं करना समझा, क्या जिस भी कारण से उसने अपलोड नहीं किया। जी साक्षी जी, जैसे आपने अभी पूछा कि पार्टी का सपोर्ट और तेजस्वी जी का सपोर्ट, तो जब बैन लगा और मैंने ग्रुप में कम्युनिकेट किया और अपने चीफ प्रवक्ता जी को कम्युनिकेट किया, मनोज झा जी उसमें हैं और हमारे सारे सीनियर लीडर हैं उसमें, उन्होंने देखा और आपको मतलब ताज्जुब होगा कि वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और तेजस्वी जी 20 वोटर अधिकार यात्रा में हम सबसे जुड़े और मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि जो चैनल हमारे प्रवक्ताओं को बैन करेगा इस तरीके से, हम उस चैनल का कंप्लीट बायकॉट कर देंगे। हम 1-to-1 इंटरव्यू मैं नहीं दूंगा उस चैनल को, ना ही और कोई हमारा प्रवक्ता उस पर जाएगा और ना ही हमारा विधायक और ना ही कोई सांसद और ना ही कार्यकर्ता उस चैनल पे जाएगा। इतना स्टैंड लेना, आप समझ रही है साक्षी जी कि इतना बड़ा स्टैंड लेना, और ये हम लोग को ना, हम लोग के ऐसे मतलब सपोर्ट देता है कि हम लोग हर रोज साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जब आपके साथ इतना बड़ा बैकअप हो, जब आपका लीडरशिप जो इतने मतलब वोटर अधिकार यात्रा में और वहां से आपके लिए समय निकाले कि ऐसा हो गया और ऐसा अगर हो गया तो ये हमारा स्टैंड होगा, मैसेज उनको कम्युनिकेट कर दीजिएगा। और जैसे ही उन लोग को पता चला कि उनको ये तो भारी पड़ जाएगा है ना, तेजस्वी जी इंटरव्यू भी नहीं देंगे, कोई आरजेडी से उसमें नहीं आएगा, उन्होंने 1-2 चैनल ने कोशिश किया कि मुझे ड्रॉप करके उन्होंने अपने पसंदीदा किसी पार्टी के हमारे नेता को फोन कर लिया और बैठाने के लिए अपने चैनल पे। तो हम लोग तो वॉच कर रहे थे कि देखते हैं किसको बैठाते हैं इस चैनल पे, तो मैं तुरंत पार्टी को बताई कि मुझे ड्रॉप करके इस नेता को इन्होंने बैठा लिया है। तो पार्टी से फोन गया और उन्होंने वो नहीं जुड़े। जब सारे चैनल समझ गए कि तो लेने के देने पड़ जाएंगे है ना, क्योंकि फिर आरजेडी से कोई नहीं आएगा। अगर आप एक प्रवक्ता को बैन करोगे तो फिर उस चैनल पे कोई प्रवक्ता नहीं आएगा, क्योंकि किस चैनल पे कौन प्रवक्ता जाए। 2 महीने में चुनाव है, क्या पता मतलब क्या हो जाए, सत्ता में फिर आ गए तो फिर तो और लेने के देने पड़ जाएंगे 5 साल। जी, और सारे लोग घबरा गए। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे ही सब फोन, मतलब कि हर सेकंड पे फोन आ रहा है कि मैडम आपके ऊपर से बैन हट गया, मैडम आपके ऊपर से बैन हट गया, मैडम आपके ऊपर से बैन हट गया, आप आइए आप बैठिए, आप जुड़िए। तो ये होता है स्टैंड, और इसलिए हमें अपने नेता पे गर्व है। मैं पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हम लोग इतना सुरक्षित है कि हर तरीके से प्रियंका के साथ जो हुआ, प्रियंका खुद बताएंगे किस तरीके से लीडरशिप ने, तेजस्वी जी ने, पार्टी ने उनके साथ खड़ी रही, और स्टैनली मनुस्मृति वाले केस में। प्रियंका क्या हुआ था आपके साथ, और आपको ये बात कब रियलाइज हुई कि आपके साथ कुछ खेल खेला जा रहा है ये न्यूज चैनल? लगातार ये लोग ट्रोलिंग कर रहे थे साक्षी जी, पर मैं देखिए थोड़ा बहुत तो असर होता है ना, क्योंकि आपके फैमिली को आगे लाया जा रहा है, आपके साथ 10 पुरुषों को जोड़ा जा रहा है, गंदी गंदी बातें डिस्कस की जा रही हैं, वो वीडियोस फ्लोट कर रहे हैं। हमारे भी पेरेंट्स हैं सोशल मीडिया पे, वो देखते हैं तो खराब तो लगता है। पर मैं थोड़ा सा विचलित थी, पर तेजस्वी जी ने कॉल किया, बोले कि आपको परेशान नहीं हो रहा है, मैं सारे ट्रोलिंग्स देख रहा हूँ, सारे ट्रोलर्स को भी देख रहा हूँ, कौन कौन क्या लिख रहा है मुझे सब मालूम है, इसलिए आप परेशान नहीं होइए, पार्टी आपके पीछे खड़ी है, आपने वो कर दिखाया है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपने तो मजबूती का परिचय दिया है, ये तो आपके लिए मेडल है
इसको मेडल मान करके आगे बढ़िए, मैं पीछे खड़ा हूँ, पार्टी पीछे खड़ी है। जब ये नेता आपके लिए बोलते हैं। मैंने आपको सुना बोलते हुए कि आप किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन आप लोगों को जैसे लेकर आए पार्टी में, तो आप के लिए तो फिर और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि परिवार को कैसे समझाया जाए। एक होता है कि अगर परिवार में इस तरह से लोग हो जो कि राजनीति में हो, तो उनको समझ में आता है भैया इस तरह से टारगेटिंग होती है, इट्स ओके। लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट तो रहा होगा परिवार को एकदम समझाना। कभी ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे दौर गुजरते हैं आपके, जब जिस तरह से ये ट्रोलिंग होती है और आप न्यूज चैनल्स पर जाती हैं और जिस तरह का व्यवहार होता है, उसके बाद बहुत परेशान हो जाती हैं, सो नहीं पा रही, सोचती रहती हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है? इस एपिसोड में तो हुआ था, क्योंकि सब लोग वीडियोस बना रहे थे और झूठे झूठे कुछ भी बना रहे हैं। बॉयज हॉस्टल में मिलती थी, वो बहुत कुछ कर रहे थे, पर कहते हैं ना फैमिली साथ में थी। और दूसरी बात की डरती तब है ना आप साक्षी जी, जब आपके पास खोने के लिए कुछ होता है। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का होगा। आर्थिक तौर पे भी मजबूत नहीं है और सामाजिक तौर पे भी उस तरीके से नहीं है, तो कुछ तो है ही नहीं खोने को, तो घबराहट कैसे होगी। और दूसरी बात की पर मुझे ना ये सब में एक चीज देख करके बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कितने श्रूडली ये लोग काम करते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जिस दिन इनको हमें पता चला कि कंचना जी को बैन किया गया, मुझे फोन किए, बोले कि नहीं नहीं हम लोग बैन हटा दिए हैं, आप जुड़ जाइए 7 बजे वाले डिबेट में, 9 बजे हम लोग कंचना जी को लेंगे। तो हम बोले 7 बजे वाले में आप कंचना जी को लीजिए, 9 बजे हम जुड़ेंगे। अच्छा, ताकि इंश्योर हो ना कि आपने बैन हटाया कि नहीं हटाया। हाँ, और मुझे फोन नहीं आया था, फिर मुझे फोन नहीं आया 7 बजे के लिए, फिर प्रियंका भी 9 बजे नहीं जुड़ी, मतलब मुझे फोन नहीं। पर मैं इसमें ना, जैसे आपने ये बात बोली ना, मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को ये बातें बताना चाहती हूँ। मेरा इंटरेक्शन आप तीनों के साथ आज पहली बार हुआ है, राइट, फोन पे जब मैंने आपसे बात की। मैंने जो एक चीज नोटिस की, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आरजेडी भी ये देख रही हो, कि उनको पता हो कि ये तीनों महिलाएं जो है ना, इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ रही है। मैंने ये नोटिस किया, मैंने अप्रोच किया था कंचना जी को, तो कंचना जी ने बोला कि हाँ वो बिल्कुल अवेलेबल होंगी, प्रियंका जी से पूछ लीजिए उनका कौन सा टाइमिंग उनको सूट करता है। प्रियंका जी से बात की, प्रियंका जी ने कहा हाँ ठीक है, कंचना जी को जो सूट करता है मैं उसमें आ जाऊंगी। उसके बाद कंचना जी ने बोला कि सारिका जी भी जुड़ना चाहेंगी, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, उनको भी हमको लेना चाहिए। ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगी ना। मैं जनरली मुझे 20 साल हो चुके हैं मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में ही काम किया शुरुआत से। लोग जहां देखते हैं कि एक ही पार्टी की महिलाएं आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगी रहती हैं, उसको कितने बजे ले लिया, उसको क्या कर लिया, लेकिन यहाँ मैंने आप तीनों की जो वो देखी ना एकता, मतलब मुझे लगता है यही है जो आप लोगों की ताकत है, विच आई सॉ टुडे। और मेरे को ये फील हुआ, मैंने कहा कितना अच्छा है ना कि सब एक दूसरे को बढ़ाने में लगे हैं, आगे ले जाने में लगे हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं पहली बार आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन आपके बारे में एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग ये है कि आप तीनों के तीनों ना बहुत सिक्योर्ड है, आप लोग के अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है। आप लोग के अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है। और अच्छा लगता है कि जब महिलाएं एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि आई थिंक हमारी इसी पावर से लोग डरते हैं। यहाँ हम सब महिलाओं को कम से कम इस मामले में हमेशा अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, तभी हम भाई आधी आबादी करके वोट जरूर लेते हैं, पर इज्जत नहीं देंगे क्या बदले में। एंड यही मैं आप लोगों से अब जानना चाहती हूँ, जब आप न्यूज चैनल्स पर डिबेट के तौर पर जाते हैं, मैं बहुत स्पेसिफिकली सवाल आपसे पूछ रही हूँ और इसका जवाब मैं चाहती हूँ आप लोग दिल पे हाथ रख के दें। आप लोगों को फील होता है कि इस तरह की जो पक्षपात है एक मेल एंकर आपके साथ करता है या एक फीमेल एंकर करती है? बहुत सोच के ये बात बताइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनका जेंडर जो है वो आप लोगों के साथ खड़ा ही है। तो आप बताइए कि आप ऐसा पक्षपात महसूस मेल एंकर के सामने ज्यादा करती हैं या फिर फीमेल एंकर के साथ? प्रियंका जी पहले आप बताइए। मैं तो एकदम डायरेक्टली विदाउट अ सिंगल सेकंड ऑफ थॉट कहूंगी, मैं फीमेल एंकर्स के साथ ज्यादा मैं ऐसा महसूस करती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, पर मतलब वो कभी इस तरीके से सपोर्टिव वे में नहीं दिखती है। एक आध मैं अपवाद छोड़ दूं तो, जबकि वो टारगेट करती हैं। पर हाँ, ये तो कम से कम नहीं होता है कि कैरेक्टर के लेवल पे वो जाकर के टारगेट करती है, पर वो करती हैं। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जबकि जनरली नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक विमेन यूनिटी लॉन्ग लिव,
हमको एक कम से कम एक यूनाइटेड विमेन के तौर पर, जबकि ऐसे मुद्दे आए, प्रज्वल रेवन्ना टाइप का मुद्दा है या जो भी आज देश में चल रहा है, या गाली गलौज हो, हर चीज में महिलाएं ड्रैग होती है ना। कम से कम इस मुद्दे पर हमें एकजुट होकर के बात रखनी चाहिए। पर जब मैं सवाल करती हूँ तो सवाल के बीच में तो कम से कम उनके 50 सवाल खुद आते हैं और वो सुनना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहती, इसका जवाब नहीं है मेरे पास में। पर मैं तो महसूस करती हूँ कि महिला एंकर्स बहुत हावी होने की कोशिश करती हैं और बहुत ज्यादा खुद को बीजेपी के प्रति लॉयल दिखाने की भी कोशिश करती हैं, क्योंकि एक सवाल उधर वो नहीं पूछती हैं, जबकि सत्ता में वो तो सवाल तो उनसे ज्यादा पूछे जाने चाहिए ना। मतलब वो लॉजिकल है ये बात, पर उधर नहीं पूछा जाता, हमसे ज्यादा पूछा जाता है। और मतलब पूछिए, पर जवाब तो सुनिएगा। आपसे बोलने भी नहीं दिया जाता है। नहीं, एक बार तो मैं बताती हूँ साक्षी जी आपको। एक ने कहा ना, आपके पास 10 सेकंड है, लिटरली मैंने पता है क्या किया उस डिबेट में, बोला 1 2 3 4, बोला हो गए 10 सेकंड खत्म, आगे बढ़िए आप। 10 सेकंड में और क्या करूं? तो क्या उनको बोलिएगा, तो ये डिबेट नहीं कराते हैं। मतलब टीवी पूरम की अपनी एक दुनिया है, अपनी एक कहते हैं ना कि अपना एक स्पेस है, उस स्पेस में खुद ही बस लगे रहते हैं, रमे रहते हैं, बाकी से इनको कोई मतलब नहीं है। और खास तौर पर वो दलित बहुजन महिलाएं जब होती है ना साक्षी जी, एक लेयर है महिलाओं में भी, एक स्ट्रेटम है ना, आप लेयर बाय लेयर है। तो आप दलित महिलाएं ज्यादा दमित हैं, ये सभी को मानना होगा। 10 महिलाओं का डेली बलात्कार हो रहा है दलित तबके से आने वाली महिलाओं का देश में। उन महिलाओं के प्रति आपको ज्यादा सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी। और खास तौर पर जब आप प्रिविलेज तबके की महिला है तो आपको उनके बारे में भी खुल के बोलना होगा। उनके उनके इश्यूज को आप ऐसे दरकिनार नहीं कर सकती कि मैं जाति में यकीन नहीं रखती, जाति प्रधान देश है, कैसे आप यकीन नहीं करिएगा। तो ये सवाल है, जाति की वजह से जब अन्याय हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो आपकी यकीन करने ना करने से क्या होगा? और पूरा मीडिया तो इस वक्त आप देख लीजिए अपकास्ट से भरा हुआ है। जी मैं साक्षी जी आपको 2 उदाहरण बताना चाहती हूँ कि वो जो सबसे तेज चलने वाला चैनल है ना, मैं एक बार उस पर थी और शायद वो पहली बार या दूसरी बार तीसरी बार इसी तरह से जुड़ रही थी, बहुत अर्ली में, और उस पर डेटा पे बात हो रहा था और कि इतना % वोट इनको गया, इतना % वोट उनको गया, MY समीकरण में इतना है, इतना, मतलब वो डेटा पे पूरा बात हो रहा था। और पता है जब मेरा सारे प्रवक्ताओं से, मतलब मुझे छोड़कर जो सर्वे करके डेटा लेकर आए थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सबसे जो मैं उसमें फीमेल प्रवक्ता अकेले थी। जब मेरे पास आया, मेरे तो पता है क्या, सब पे डेटा पे सवाल पूछ रही है। जब मेरे पास आया तो क्या कह रही हैं कि आपको क्या लगता है जंगल राज इस बार भी मुद्दा बनेगा? मतलब मैं कह रही हूँ, मतलब वो फीमेल जो एंकर थी, मैं बोले कि मैडम आपने सबसे डेटा पे बात किया, आप मेरे पास आते थे जंगल राज पे आ गए, हमको भी डेटा की समझ है, उसी पर बात कर लीजिए। मतलब आपको ना कहीं ना फिर मैंने उनको जो डेटा पे, क्योंकि डेटा पे मेरा काम है PhD, मैंने उनको डेटा पे, उन्हीं के डेटा पे इतना लताड़ा कि वो क्लिप फिर वायरल हो गया है ना। मैंने एरर ऑफ मार्जिन और तमाम चीजें मैंने उनसे पूछ ली वहां पे, क्योंकि आप हमारा स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हो वहां पर, आप सबसे डेटा पे पूछ रहे हो और हमसे कर रहे हो जंगल राज पे। और ऐसे ही जब ही हमने मार्च निकाला था, ये जो SIR का मामला हुआ था, जो पहला हमारा प्रदर्शन हुआ था, तो उस समय आप देखे होंगे कि एक फोटो बहुत वायरल हुआ था, जो एक दादाजी हैं जो भैंस लेकर सड़क पर आ जाते हैं। तो एक शो पर मैं थी और वो शो पर पता है क्या कहती हैं कि सबसे तो वोट इस पे SIR पर कैसे जो है कि बांग्लादेशियों को हटाया जाएगा, इस पर सवाल पूछती है। मेरे आते आते क्या कहती हैं, कंचना जी, अब मैं जो एक्टिंग कर रही हूँ आप समझ जाएंगी कौन है वो। कंचना जी ये ठीक है, लेकिन भैंस पर डिबेट, भैंस को लाने की क्या जरूरत थी? मतलब आपने सबसे क्या सवाल पूछा और मेरे आते आते आप क्या हो गए? और उनका जो वो है सवाल पब्लिक का, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया कि सवाल पब्लिक का है, लेकिन आप सवाल भैंस का क्यों पूछ रही हैं? आपका शो तो सवाल पब्लिक का है, तो ऐसा क्यों नहीं करती है कि अपना शो का नाम चेंज करा के सवाल भैंस का करवा लीजिए, फिर मैं भैंस का जवाब दूंगी। उनको इतना बुरा लगा उस चीज पर, फिर एकदम चुप हो गई, मतलब जवाब तो दे नहीं सकती थी वो पलट के। तो मैंने देखा है ना कि कहीं ना कहीं आपसे ना, आप किस लेवल का सवाल पूछा जाएगा आपसे, उससे भी आपका स्टैंडर्ड तय करती हैं ये जो फीमेल एंकर होती हैं। सबसे एकदम इतना हवाई सवाल पूछेंगे, आपके पास आते आते कहेंगे ये भैंस क्यों लेकर आए, ये जंगल राज वाला मसला। तो मतलब आप हमसे भी थोड़ा स्टैंडर्ड वाले सवाल पूछ लीजिए, हमें भी जवाब उसका आता है। तो इस तरीके का मैंने जो डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखा है कि फीमेल एंकर जो है ना वो ज्यादा एटीट्यूड दिखाती हैं
जो गोदी मीडिया वाली हैं, और खासकर दूसरी महिला अगर प्रवक्ता हैं दूसरे पार्टियों से, तो उनको तो हमेशा छोटा ही दिखाने की कोशिश करेंगी, हमेशा छोटा दिखाने एक की बात कोशिश बताइए, करेंगी। ये जो आपका बॉयकॉट होना शुरू हुआ था, क्या ये उन्हीं शोज से होना शुरू हुआ था जिसमें फीमेल एंकर्स हैं? जिसमें फीमेल एंकर है, लगभग लगभग, हाँ। नहीं, 2 में फीमेल थी, 1 में मेल, 2 में फीमेल, 1 में मेल थी। हाँ ओके। नहीं, पर हाँ, साक्षी मैंने जी तो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये किसी एंकर ने बॉयकॉट नहीं किया, जो कंचना जी का या सारिका जी का हुआ। दिस वाज टोटली बीजेपी लेड। हाँ बीजेपी ने बताया एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रही थी। बट सारे बीजेपी channels लेड में वाया boycott हो रहा है। बट बीजेपी लेड वाया द चैनल और बीजेपी लेड वाया द एंकर। आजकल सारे एंकर एकदम डायरेक्ट बीजेपी लेड वाया द चैनल चैनल हो रहा था इसको। मेरे साथ तो खैर चैनल से ही शुरू हो गया था, मुझे तो बीजेपी की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, एंकर से शुरू कर दिए मेरे साथ बॉयकॉट, साल भर से कर रहे हैं, तो ये तो लंबा चला आ रहा है। मतलब सारे चैनल को फोन करके कहना कि इनको आप अब नहीं बैठाएंगे, इनको बैठाएंगे तो हम नहीं, और जो धमकियां मिलेंगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सारे चैनल को फोन गया था, तो सारे चैनल के एक बात कोऑर्डिनेटर बताइए, आप किसी पर्टिकुलर चैनल पर जाने से पहले, जब आपको पता होता है कि सामने फलाना जो है प्रवक्ता है दूसरी पार्टी का, आप कुछ पर्टिकुलर अपने नोट्स ऐसे बना के जाते कि अगर इसने ये बात बोली ना तो मैं यहाँ ये बोल के इनको एकदम चुप कर दूं? कुछ ऐसे होता है कि मतलब मैं अपनी बात बताती हूँ, शायद हमारी मतलब हो सके, हमें सच बताऊं साक्षी जी, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उधर से कौन आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उधर से कौन आ रहा है, क्योंकि सबके सब वही बोलेंगे, मतलब सबके सब वही बोलेंगे, तो हमें फर्क कौन पड़े कि वो उनके राज्यसभा मेंबर आ रहे हैं, लोकसभा आ रहे हैं, कि कोई प्रवक्ता आ रहे हैं, कोई गालीबाज प्रवक्ता आ रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका एक ही लैंग्वेज है। उनको नोट्स दिया जाता है ना, तो वही सारे लोग वही रट के जाते हैं, तो हमको मालूम है कौन आए कौन नहीं आए। 4 लोग तो बैठे हैं, एक संघी विचारक होंगे, एक जो है कि एंकर होंगी, और एक प्रवक्ता होंगे, एनडीए के 2-4 प्रवक्ता होंगे, एक अकेले उसमें हम लोग होंगे। तो फर्क ही पड़ना पड़ेगा। अकेले आप लोग भारी पड़ रहे हो कि बॉयकॉट झेल रहे हो। नहीं, ये साक्षी जी ये बहुत प्रेडिक्टेबल है इनका, बिकॉज ये प्रेडिक्टेबल है कि वो 2 केसेस का नाम लेंगे, फॉर्डर स्कैम का नाम लेंगे, जंगल राज बोलेंगे, दैट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। कुछ तो नया मार्केट में लाइए, हमें भी स्ट्रगल करवाइए, तब तक आप हमारे वजह से स्ट्रगल करेंगे। और मतलब ले दे के 2 ही सवाल है जिसके लिए आप सब प्रिपेयर्ड है कि क्या बोलना है और कैसे उनका मुंह बंद करना है। पर मैं साक्षी जी एक और बात आपको बता रही हूँ, मुझे जो खबर आई है उड़ते उड़ते, वो ये है कि हो सकता है कि चुनाव से जस्ट पहले हमें दोबारा से बैन किया जाए, या फिर जिस दिन चुनाव संपन्न होगा उस दिन भाजपा बैन करवाएगी, ये भी खबर आई है। तो फिर हम आपके साथ दोबारा से डिबेट करेंगे यहाँ पे, जरूर। क्या ये डिस्कशन है। हम कुछ भी प्रिपरेशन करके नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चंस इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि हमें वही ऑन स्पॉट उसकी जवाब को तैयार करना पड़ता है। एक बार मेरे डिबेट पे गौरव भाटिया थे, उन्होंने कहा कि आरजेडी का फुल फॉर्म उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि किस तरीके से डकैत और बलात्कारियों की पार्टी है, जंगल राज का ये है, पूरा उदाहरण वो देना शुरू कर दिया। मैंने बोला ठीक है चलो मेरी भी बारी आएगी, तो मैंने भी पलट के उनको कह दिया कि भाई मैं भी आपको एनडीए का बताती हूँ क्या होता है फुल फॉर्म, नेशनल दल्ला अलायंस। तो वहां जो एंकर थे उन्होंने कहा क्या सारिका जी आप एक महिला होकर ऐसी घटिया बात कर रही है? अरे भाई मतलब भाजपा का प्रवक्ता कुछ भी घटियापन बोल दे, आप एक बार भी उसको इंट्रोगेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं तो आप हमें तो बिल्कुल कल्प्रिट बना दे रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र मुझे लगता है कि एंकर्स चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि कंपटीशन तो वहां भी है ना कि कौन अपने आका को कितना खुश कर सकता है, और आका तो तभी खुश होंगे जब आरजेडी के प्रवक्ता को आप जाकर के खरी खोटी सुनाइएगा। और ये पूरी कंपटीशन मुझे लगता है एंकर्स के बीच में ज्यादा होता है। एक एंकर होता है, एक भाजपा का प्रवक्ता, एक जदयू का प्रवक्ता, एक राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं। कालरा जी जो एक समय में भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी, आजकल राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठती है। मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, अच्छा प्रवक्ता कौन है भाजपा का, ये है या ये है? भाई पहले क्लियर कर दो, फिर मुझे पढ़ना होता है। ओके राजनीतिक विशेषज्ञ, तो समय समय से ये लोग अपना डेजिग्नेशन चेंज करते रहती है। और मैं कंचना को मैंने वो कोरियन हार्ट भेजा था। अच्छा कोरियन हार्ट। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, सारी बातों को उठाने के लिए नहीं सीरियसली ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन था, तो इसलिए मुझे लगा कि बताना जरूरी है आप तीनों को। और कंचना जी एक बात बताइए, अगर जैसे अभी तो आप लोग मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, मैं भी उस पोजीशन पे रह चुकी हूँ, मुझे भी पता है एंकर्स रहते हुए या फिर स्टूडियो में जब डिबेट्स होती हैं किस लेवल तक कभी कभार कोई चीज चली जाती है, किसी के साथ तू मैं हो जाती है, इट अफेक्ट्स यू।
अफेक्ट करता है, आप पूरे दिन सोचने लगते हैं, और अगर इस तरह की ट्रोलिंग होती है और परेशान होते हैं। लेकिन मैं किसी एक दिन चीज अगर साक्षी जी बताना चाहती हूँ कि मानसिक रूप से ना बहुत मजबूत हो गए हैं। जब से डिबेट में जाने लगे हैं ना, मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत हो गए। हर रोज इनसे भिड़ना, हर रोज मतलब इनसे मतलब इतना निचले स्तर तक उतर जाते हैं इनसे लड़ना। तो अब शायद हमको लगता है ना कि मजबूत ही हुए हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि वो जो दूसरे की माँ की गाली दिए थे ना, मतलब जो भाजपा के प्रवक्ता, उनके साथ एक बार डिबेट हो गया था। क्या कह रहे हैं कि ये लोग मुसलमानों के तलवे चाटते हैं, ये लोग मुसलमानों के तलवे चाटते हैं। मतलब इस तरह का लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे, एंकर ने उन्हें अरे कतई इसमें भी नहीं बहुत रोका। घटिया लैंग्वेज वो यूज करते हैं और करते आए तो हैं, क्या करें बताइए। और तब भी कोई मतलब बैन कोई उनके नहीं। ऊपर कभी नहीं लगा गंदी भाषा इस्तेमाल करने के लिए। भी इतने सालों से वो शख्स प्रवक्ता बने बैठे हैं। आपको क्यों लगता है कि हम लोग चैनल छोड़कर आ गए? क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब चीजें देख के। मैं तभी बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि आप लोग वहां जा रहे हैं। हम तो शक्लें कितने लोगों की देखना नहीं चाहते। यही जैसे आप बता रही हैं कि भाजपा के प्रवक्ता ने सुरेंद्र राजपूत की मां को जिस तरह से बोला, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आप आ जाएंगी उसमें कि सामने कोई आदमी बोल देगा, उस समय आपको क्या लगता है कि क्या आप मानसिक रूप से इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि आप उस समय उस पर रिएक्ट ना करें? क्योंकि फर्क पड़ता है उस मोमेंट, दैट्स जस्ट स्पर ऑफ द मोमेंट, और उस समय ही निकलता है जो भी मुंह से निकलता है। आप ऐसे नहीं समय के लिए कैसे प्रिपेयर्ड है? नहीं, बात स्वाभिमान की आ जाती है। तो जब बात स्वाभिमान की आती है साक्षी जी, जैसे आपने बोला कि तब हम नहीं रहते वहां पर, इसलिए तो हम वहां पर नहीं है, छोड़ दिए इस तरीके से ना। मैं तो ये बताई भी थी, प्रियंका थी कल एक डिबेट में, मतलब ऐसे टॉक में हम लोग थे कि एक शो पर मैं थी, वो बहुत स्टाइलिश वाला शो जो नहीं अपना स्टाइल मारते हैं इस तरीके से, है ना, अब देश जानता है इस तरीके से। तो उस पर शो पर थी, 5-7 मिनट सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या राहुल गांधी जी के जनता के मोजे लिए पर छोड़ बात देती हूँ, किया। गैस करके बताना हाँ कमेंट्स में कि बात कर हाँ, रहे वो राहुल गांधी जी के मोजे पर बात किया। देखिए ये प्रिविलेज लोग, ये प्रिविलेज राहुल गांधी जी, कभी इन्होंने देखा नहीं जमीन, कभी खेत में नहीं उतरे, सॉक्स पहन के मोजा पहन के उतर गए, देखिए देश देखता है, इस तरीके से अपना कर रहे थे। फिर मैं चुप रही। फिर मैं बोली, जब मेरी बारी आई, मैं बोली क्यों इतना रूठ रहे हैं, क्यों इतना दुख हो रहा है आपका, आपका मोजा पहन के चले गए थे क्या? और बस इतना ही मैंने बस इतना ही बोला, और उन्होंने ले लिया अपने ऊपर। और ये राजद की महिला प्रवक्ता है, रील्स बनाने आती हैं, वायरल होने के लिए आती हैं, इस तरह का बोलती हैं ताकि ये रील्स में वायरल हो सके, क्लिप्स में वायरल हो सके, रील्स बनाने आती हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं बोली देखो भैया, रील्स बनाने का शौक नहीं है, ठीक है, और आपके चैनल पे रील्स बनाने क्या ही आऊंगी मैं। और मैं बोल रही हूँ, बोलने ही नहीं दे रहे, बोले जा रहे हैं, इनको स्क्रीन से हटाइए, इनको स्क्रीन से हटाइए। फिर मैंने बोला कि देखिए, हम ऐसे उठ के नहीं आ गए, आपने हमारी पार्टी से समय लिया, आप 10 बार फोन किए होंगे तब हम आए होंगे, हम ऐसे फोन उठाते नहीं आपका। और यहाँ पर आए हैं ना, अगर इतना इज्जत नहीं दे सकते तो एक काम करिए, अपने जो टीम है बोलिए वहां से हमको यहाँ से हटाए, नहीं तो मैं खुद अभी क्विट करके चली जाऊंगी। तो मैंने छोड़ दिया। तो इस बात की पूरी छूट है पार्टी से कि बिल्कुल मतलब सुन के नहीं आना, वापस देकर आना सूद समेत। छूट जैसा कुछ है ही नहीं, हम लोग खुले हैं। ओपन पूरा, जिसको नेताजी का ये कहना है, तेजस्वी जी का ये कहना है कि आपको जो लगता है, जो सटीक है, आप समझदार हैं, आप स्टेप लीजिए, पार्टी आपके साथ है। और मैं तो यहाँ से, अगर भाजपा के प्रवक्ता आपको सुन रहे होंगे साक्षी जी, बहुत प्रेम से हम बोलेंगे कि जो गाली प्रेम शुक्ला जी ने सुरेंद्र राजपूत जी के लिए माँ के लिए इस्तेमाल किया और वो सुन लिए, ये हम नहीं सुनेंगे। और दूसरी बात, सिर्फ सुनना ही नहीं, अगर गलती से भी ऐसी गलती किन्होंने की, हम चप्पल बजाएंगे। क्योंकि वो समय चला गया कि आप गाली देते थे, हम गाली खाते थे, आप मारते थे, हम मार खाते थे। क्योंकि कहते हैं ना, मुझे रमाशंकर विद्रोही जी याद आते हैं, जो कहते हैं ना कि वो इतिहास में वो पहली स्त्री कौन थी जिसे जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी आगे जलाई जाएगी वो मेरी माँ होगी, मेरी बेटी होगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये हम होने नहीं देंगे। अब हम और किसी महिला को, चाहे वो मेरी माँ या किसी और की माँ हो, गाली तो पढ़ने नहीं देंगे, और इसका जवाब सूद समेत में बहुत बढ़िया से देंगे। अब तरीका जो हो, आप किस तरीके पर हमको ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्वतः आप डिसाइड कर लीजिए। अब उसमें आपका घाटा है, नुकसान है, आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन हाँ, गाली नहीं सुनेंगे, अब बहुत हो गया, गाली नहीं सुनेंगे। कोई दलित पिछड़ी दलित महिला, कोई महिला गाली नहीं सुनेगी। आप तीनों से बात करके मुझे, आप जैसे कह रही हैं कि भाजपा के प्रवक्ता सुन रहे होंगे, बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता ही नहीं, उनके सब फॉलोअर्स, भक्त, उनके साथ के जुड़े सब सुन रहे होंगे, बिना सब्सक्राइब किए सब सुनते हैं। तो
मैं यही चाहती थी, और इवन चैनल वाले भी बैठ के सुनेंगे कि बेसिकली आप लोगों का क्या रिएक्शन होने वाला है अगर ऐसी कोई चीज हो। तो मुझे लगता है कि उनकी सतर्कता के लिए बेहद जरूरी है, जिस तरह की आपने लास्ट में जाते जाते एक वार्निंग दे दी है कि ऐसी जुर्रत हमारे साथ करने की कोशिश मत करना, हम वो नहीं है जो कि चुपचाप से सुन लेंगे।